नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियन मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 92nd वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। ठीक, यहाँ पर जो 1964 लिखा हुआ है और 1966 लिखा हुआ है, ये जो कमीशन है वो फॉर्म्ड हुआ था कब? 1964 में। और ये जो 1966 है, यहाँ पर इसकी क्या किया, रिपोर्ट सबमिट हुई थी। ठीक है। आज हम लोग जो कोठारी कमीशन है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक कमीशन है जिसके बारे में पूरा समझेंगे हम लोग। ठीक है, बने रहिए आप लोग। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि कोठारी कमीशन है क्या, इसके बारे में जानेंगे। इस कमीशन का फॉर्मेशन का, ये जो कमीशन फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई न कोई एक उद्देश्य रहा होगा, तब ही न जाकर ये कमीशन कोई बनती है। ठीक है, तो वो उद्देश्य क्या रहा होगा? और ये जो कमीशन 1966 में अपना रिपोर्ट जब पेश किया, तो उसमें से 23 रिकमेंडेशन थे इसके। तो वो कौन कौन से रिकमेंडेशन थे, सुझाव थे, उसके बारे में जानेंगे। और कुछ अदर फैक्ट्स देखेंगे। अदर फैक्ट्स ये है कि जो ब्रीफली अगर देखा जाएगा, यहाँ पर ब्रीफली जो कुछ कमीशन हैं, कुछ ऐसे रिकमेंडेशन हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो वो एक प्रकार से उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे हम लोग। और ये जो कोठारी कमीशन का जो रिजल्ट निकल कर के आया, कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में पूरा देखेंगे। बात कर लेते हैं कोठारी कमीशन को, जिसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। 1964-1966 यह एक भारत सरकार द्वारा एडहॉक कमीशन था, यानी परमानेंट कमीशन नहीं था। यह क्या था? टेम्पोररी कमीशन था। और इसके जो यूजीसी के चेयरमैन जो थे, वही इसके क्या थे? चेयरमैनशिप उन्होंने निभाई। जो क्या नाम था? दौलत सिंह कोठारी। यही इस रिपोर्ट को, यही इस कमीशन को लीड कर रहे थे, यानी हेड थे इस कमीशन के। उस समय के क्या थे? ये यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क्या थे? चेयरमैन थे। ये जो कमीशन है 14 जुलाई 1964 में फॉर्म हुआ, और ये अपनी रिपोर्ट, मैंने बताया, 29 जून 1966 को पेश कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। अगर बात करते हैं उद्देश्य की कि इस कोठारी कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो लिखा हुआ है टू प्रोवाइड पॉलिसीज गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम था, शिक्षा प्रणाली थी, क्या करना? उसको पॉलिसीज देना, उसको गाइडलाइंस देना। और क्या है? टू फाइंड एंड इवॉल्व अ जनरल पैटर्न फॉर एजुकेशन इन इंडिया। अब जनरल पैटर्न की क्या इम्पोर्टेंस है? जनरल पैटर्न की मतलब, मान लो कि कोई तमिलनाडु का छात्र है और कोई बिहार का या उत्तर प्रदेश का छात्र है, तो अगर उसका जो एजुकेशन सिस्टम अलग होगा और यूपी बिहार के लड़के का एजुकेशन सिस्टम अलग हुआ, बाद में कोई एक एग्जाम होता है, जैसे नीट का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो उसका सिलेबस अलग हो जाएगा, उसका सिलेबस अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अंत में बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या किया गया? जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन की बात कही गई। और क्या है? टू एग्जामिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर। तो जो एजुकेशन सेक्टर है भारत में, उसके हर एक कमियों को पहचानना, समझना और उसको निदान देना, उनका ये उद्देश्य रहा। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पर। अगर बात कर लेते हैं कि जो कमीशन के 23 मतलब 23 जो रिकमेंडेशन थे, सुझाव थे, ठीक है, सुझाव थे, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम में, वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें जो कमियां थी, उसको क्या कर देना है? सुधार देना है। एजुकेशन सिस्टम का कुछ, कोई न कोई एक एजुकेशन का लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करना, इनका एक सुझाव रहा। और जो टीचिंग, जो मेथड्स होते हैं, टीचिंग पढ़ाने के तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उस पर बात करने की बात कही उन्होंने। टेक्स्ट बुक की बात कही कि लोगों को टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया जाए। करिकुलम का मतलब क्या होता है? जैसे ही आप अपने स्कूल में एंट्री कर गए, आप स्कूल के जो फील्ड से लेकर, मतलब कि जैसे आप स्कूल में एंट्री करके सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी आपने सीखा ना, चाहे खेल एक्टिविटी से हो, चाहे
कुछ भी हो, चाहे एजुकेशन, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, सब कुछ क्या हो जाएगा, करिकुलम में हो जाएगा। एजुकेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे 10+2 होता है ना, +3 होता है, जैसे 10th हो गया, फिर 12th हो गया, ये ग्रेजुएशन हो गया। ये एजुकेशनल स्ट्रक्चर की बात किया। और उन्होंने फिजिकल एजुकेशन पर भी जोर दिया है, वीमेन की एजुकेशन पर भी उन्होंने जोर दिया। गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग का मतलब होगा कि जो कुछ भी गाइडलाइंस जारी होगा तब जाके लोगों तक पहुंचेगा। मतलब कि कोई एक स्कूल है, कोई विद्यालय है, वो अपने मन से कोई तौर तरीके नहीं अपना सकता जब तक कि कोई सरकार या कोई पॉलिसी न आए। ठीक है। सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, निकल रही है ना, उसको क्या किया जाए, उस पर बात किया जाए, उस पर बहस किया जाए, उस पर तर्क किया जाए और उसको निदान दिया जाए। 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज की बात कही उन्होंने कि पढ़ाते टाइम 3 लैंग्वेज सिखाना चाहिए बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स में। डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही, डिस्टेंस एजुकेशन में सीधा सबसे बढ़िया एग्जांपल है इग्नू का। ठीक है। सेलेक्टिव एजुकेशन का मतलब कैसे समझेंगे आप लोग, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में चाहे 10th में आप 10th क्वालिफाई करते हैं, 10th पास होते हैं, फिर आपको 12th में आपको चूज करना होता है। आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप बायो सेक्टर में जा सकते हैं, आप मैथमेटिक्स साइंस सेक्टर में ले सकते हैं। ठीक है। ये होगा सेलेक्टिव एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन की बात कही, आपको व्यावसायिक जो शिक्षा दी जाती है, स्किल डेवलप किया जाता है इसमें, इसकी बात कही। मोरल एंड रिलीजन एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए। अगर मोरल और रिलीजन एजुकेशन नहीं दिया जाएगा ना, तो बहुत ही ज्यादा आपका जो स्किल होगी ना, वो एक निगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, ओसामा बिन लादेन की, वो कितना पढ़ा लिखा था, ठीक है ना, लेकिन उसके पास मोरलिटी नहीं थी, इथिक्स नहीं थे उसके पास। ठीक है। जिसकी वजह से बम ब्लास्ट कराया उसने। ठीक है। ये सब चीजें हैं, मतलब मोरल एजुकेशन होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी मतलब एक यूनिवर्सिटी, जैसे कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, उनके पास खुद की स्वायत्ता हो, वो अपने हिसाब से पैटर्न एग्जाम कराएं, अपने एग्जाम अपने पैटर्न के अपने अकॉर्डिंग एडमिशन लें। ठीक है। ये हो जाएगा। टीचर्स की एजुकेशन की बात कही गई, जैसे कि टीचर्स एजुकेशन मतलब क्या, कि ऐसा तो है नहीं कि आप 12th पास किए और आप चले गए पढ़ाने, नहीं, आपको बीएड करना होगा, एमएड करना होगा, सीटेट क्वालिफाइड करना होगा, यूपीटेट क्वालिफाइड करना होगा। ठीक है। ये सब चीजें टीचर्स एजुकेशन की बात कही। एडल्ट एजुकेशन की बात कही, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई छूट जाती है। ठीक है। तो उनको पढ़ाई देने की बात कही गई। यूनिवर्सिटी एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, यूनिवर्सिटी जो भी है, ठीक है, उनके पास कोई न कोई उनका एक लक्ष्य होना चाहिए, उनका कोई न कोई एक उद्देश्य होना चाहिए और वो एक प्रॉपर वे में फंक्शन करे, ये होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉर्ट डाउन करना चाहिए। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। हायर एजुकेशन की इन्होंने बात की। और इवेल्युएशन, मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। आपको जैसे आप जब एग्जाम देते हैं तो समेटिव होता है, एक वार्षिक, एनुअल, ये सब करके एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। ठीक है। तो उसमें आपका इवेल्युएट होते हैं कि आप कितने मार्क्स पा गए। ठीक है। तो ये प्रकार से इवेल्युएशन बहुत ही जरूरी है। अदर फैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मतलब आपको एग्जाम्स में आते रहते हैं, उसको लेकर हमने बताया। ये टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है। 3 टायर लैंग्वेज की बात कही है। रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कही है इन्होंने, रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कही गई है। इन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन पर, बैकवर्ड के एजुकेशन पर, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो उनके एजुकेशन पर जोर दिया है। और मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, जो एजुकेशन नहीं पा पाते हैं, उन पर जोर दिया है कि उनको भी एजुकेशन देना चाहिए, उनको भी इंक्लूसिव सेटअप तैयार करना चाहिए, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। साइंस और मैथ को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन, मतलब अगर नेशन का ग्रोथ चाहिए ना, अगर नेशन, राष्ट्र का विकास चाहिए, तो साइंस और मैथ को बहुत ही ज्यादा मतलब महत्व देना चाहिए। ठीक है। टू पे स्पेशल अटेंशन टू पीजी लेवल रिसर्च। ठीक है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन पर जो रिसर्च होता है, जैसे पीएचडी भी बोल सकते हैं, और जो भी है ना रिसर्च स्कॉलर्स जो भी लोग होते हैं ना, उनको फंड देना,
उन पर अच्छी खासी लाइब्रेरी बनाना, ठीक है, लेबोरेटरीज बनाना, ठीक है, ताकि वो रिसर्च करेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हैं वो सुधार सकते हैं, यही लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट मतलब कि ये जो कोठारी कमीशन है उनके सुझाव से क्या क्या चीजें निकल कर आए। 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन सिस्टम का, जैसे कि 10th मतलब कि आपने 10th पास कर लिया, 2 मतलब 12th पास कर लिया, 3 मतलब आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है NPE 2020, ठीक है, जिसमें क्या कर दिया गया है 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब तक अगर इंडिया में बात किया जाए तो 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, 1968 में, 1986 में और 2020 में 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है इंडिया में। और ये जो 1968 की जो नेशनल पॉलिसी थी वो कोठारी कमीशन की ही देन थी। अब क्या है, द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया वाज स्ट्रेटिफाइड इनटू नेशनल बॉडीज, स्टेट बॉडीज एंड सेंट्रल बोर्ड। तो देखो, बर्डन कम करने के लिए कि एजुकेशन सिस्टम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही न संभाले, कोई स्टेट गवर्नमेंट ही न संभाले, इसको क्या कर दिया गया है कि एक प्रोपोर्शनल में, एक रेशियो में बांट दिया गया है। दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कोठारी कमीशन को लेकर, जो भी आप प्रीवियस वीडियोस देखते हैं उसमें से अगर कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।